विषय में अपन ने विषाणु जनित रोग कंप्लीट कर लिया। इसके पहले अपन ने जीवाणु जनित रोग कंप्लीट किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग यानी कि पशुओं के अंदर कवकों से होने वाले रोग। 3 प्रकार के डिजीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला रिंगवर्म हो गया। पहला डिजीज कौन सा है? रिंगवर्म, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा डिजीज एल्फाटॉक्सिकोसिस, एफ्लाटॉक्सिकोसिस। तीसरा डिजीज है फंगल मैस्टाइटिस। ये 3 प्रकार के डिजीज हैं जो पशुओं के अंदर कवकों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इनको अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिंगवर्म। रिंगवर्म जिसको हिंदी में कहा जाता है दाद। दाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंगवर्म। अब रिंगवर्म जो है, दाद जो है, वो पशु के अंदर किसके द्वारा फैलता है? एक कवक के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ये रोग जो है फंगल डिजीज जो है वो रिंगवर्म की बात करें तो रिंगवर्म सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है? त्वचा के ऊपर, या अपन कह सकते हैं ये त्वचा स्नेही एक प्रकार से कवक है जो त्वचा के ऊपर, त्वचा की बाहरी जो परत है उसके अंदर अपना रोग उत्पन्न करता है। त्वचा और बालों का रोग इसे अपन कह सकते हैं कि त्वचा के ऊपर और बालों के ऊपर उत्पन्न होने वाला डिजीज क्या कहलाता है? रिंगवर्म। ये जो है इससे उत्पन्न होने वाले यानी कि जो रिंगवर्म जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? वो जिन भी कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उनको डर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। जिन कवकों के द्वारा रिंगवर्म उत्पन्न होता है उनको डर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। उन कवकों को क्या कहा जाता है? डर्मेटोफाइट्स। और इनके द्वारा उत्पन्न रोग जो है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डर्मेटोमाइकोसिस। डर्मेटोमाइकोसिस कह सकते हैं या इनको डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोमाइकोसिस यानी कि रिंगवर्म किसके द्वारा उत्पन्न होता है? डर्मेटोफाइट्स के द्वारा। अब कौन कौन से डर्मेटोफाइट्स कवक नाम बताऊंगा मैं आपको, जो सारे प्रकार के अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग रिंगवर्म उत्पन्न करने वाले कवक होते हैं, उनके नाम अगर अपन आगे ईटियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब डर्मेटोफाइट्स जो है रिंगवर्म किसके द्वारा होता है? डर्मेटोफाइट्स के द्वारा। और इनसे होने वाले उत्पन्न होने वाले जो डिजीज है उसको कहा जाता है डर्मेटोमाइकोसिस या डर्मेटोफाइट्स हो गया। सही है। ये लगभग सभी प्राणियों में होता है। रिंगवर्म जो है सभी प्राणियों में होता है, सभी उम्र के प्राणियों में ये हो सकता है। और साथ में ये जूनोटिक डिजीज भी है। जूनोटिक डिजीज का क्या मतलब है? जो पशुओं से मानव के अंदर भी जा सकता है और मानव से पशुओं के अंदर जा सकता है। ऐसे रोग जो पशुओं से मानव में और मानव से पशुओं में जाते हैं, ऐसे डिजीज को अपन जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो रिंगवर्म जो है वो एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है जो मानव को भी संक्रमित कर सकता है। अब कवक जो है वो सबसे पहले कि कौन सी लेयर जो होती है उसको प्रभावित करता है? इसको अपन कह सकते हैं क्यूटेनियस, केराटिनॉइड, एपिथेलियम सेल। ये सेल्स होती है जो त्वचा की सेल्स होती है, क्यूटेनियस, केराटिनॉइड, एपिथेलियम सेल्स। इन कोशिकाओं को यह जो कवक है प्रभावित करता है। और इन कोशिकाओं के अंदर और इनके ऊपर पाए जाने वाले जो हेयर हैं, जो बाल हैं, उनके फॉलिकल्स, उनकी जो जड़ें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? हेयर की जड़ें होती है उनको क्या कहा जाता है? फॉलिकल। तो ये कवक जो है ये इन कोशिकाओं के अंदर और साथ ही साथ इनके जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनके अंदर ये पाए जाते हैं और इनके अंदर ही ये अपना वृद्धि करते हैं। और इन्हीं के कारण जो होता है, इस वजह से ही दांत उत्पन्न होता है शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर। अब अपन बात करते हैं इसके रोग कारक की।
ईटियोलॉजी, रोग कारण। कई प्रकार के फंगस हैं, कवक हैं, जो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं सबसे पहले केटल के बारे में। केटल में कौन कौन से जो फंगस है या कवक हैं जो केटल के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं? सबसे पहले ट्राइकोफाइटोन, वेरुकोसम। एक कवक ये हो गया ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम। दूसरा ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स, तीसरा हो गया ट्राइकोफाइटोन मैग्नीनी। अगला क्या हो गया? इसको पुलेरियोसिस, और लास्ट है अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। ये 5 प्रकार के कवक हैं जो केटल के अंदर मुख्य रूप से दाद उत्पन्न करते हैं या रिंगवर्म उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम हो गया। दूसरा हो गया ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स हो गया। अगला हो गया ट्राइकोफाइटोन मैग्नीनी, स्कोपुलेरियोसिस और अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। ये कार्य कौन कौन से हो गए जो केटल के अंदर रिंगवर्म उत्पन्न करते हैं? ये सारे कवक हैं, कवक के नाम है। जहाँ पे भी आपको ट्राइकोफाइटोन अगर कहीं भी दिखाई दे, एग्जाम में कहीं भी अगर आपको ट्राइकोफाइटोन दिखाई दे, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये कवक से संबंधित है, कवक से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है सीप के अंदर कौन कौन से कवक हैं जो दाद उत्पन्न करते हैं? सबसे पहला तो ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम जो है वो सभी प्रकार के पशुओं को संक्रमित करता है। ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम जो है वो कैटल को भी प्रभावित करता है, बफेलो को भी प्रभावित करता है, सीप, गोट, सबको ये प्रभावित करता है। तो ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम हो गया उसमें। नेक्स्ट आता है इसमें ट्राइकोफाइटोन क्विंकेनम, हो गया। ट्राइकोफाइटोन जिप्सम, ट्राइकोफाइटोन जिप्सम। इसके अलावा माइक्रोस्पोरम कैनिस, माइक्रोस्पोरम कैनिस। ये हैं जो सीप को प्रभावित करते हैं। जो माइक्रोस्पोरम कैनिस कवक है वो डॉग को भी प्रभावित करता है। डॉग का जो कैटेगरी है जिसमें कैट और डॉग आते हैं उनको भी ये प्रभावित करता है, और इसके साथ साथ सीप के अंदर भी ये अपना रोग उत्पन्न करता है। गोट के अंदर एक ही प्रकार का कवक है जो गोट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है या गोट में सबसे ज़्यादा रिंगवर्म डिजीज उत्पन्न करता है। कौन सा है? ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम।
जो मैंने आपको बताया था कि ये जो कवक है वो सभी प्रकार के पशुओं को संक्रमित करता है। ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम। नेक्स्ट आता है हॉर्स, घोड़े के अंदर ट्राइकोफाइटोन इक्विनम। सबसे पहले तो ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम, इसके अलावा ट्राइकोफाइटोन इक्विनम। ट्राइकोफाइटोन इक्विनम जो है वो केवल हॉर्स को प्रभावित करता है। हॉर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, या जिसको अश्व समूह कहते हैं, जिसमें हॉर्स आ गया, डंकी आ गया, जिसके अंदर म्यूल आ गया, उन सबको प्रभावित करता है क्या, कौन सा, ट्राइकोफाइटोन इक्विनम। ट्राइकोफाइटोन इक्विनम जो केवल हॉर्स के ग्रुप है उसको प्रभावित करता है। इसके बाद में माइक्रोस्पोरम इक्विनम। जैसे कि मैंने अभी बताया था माइक्रोस्पोरम कैनिस जो है वो डॉग और सीप को प्रभावित करता है, उसी प्रकार माइक्रोस्पोरम इक्विनम जो है वो हॉर्स को प्रभावित करता है। इसके अलावा माइक्रोस्पोरम जिप्सम। माइक्रोस्पोरम जिप्सम जो है वो भी हॉर्स को प्रभावित करता है। अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। सही है। इसके अलावा क्रेटनोमाइसिस, क्रेटनोमाइसिस स्पीसीज, ये हो गया हॉर्स में। नेक्स्ट आता है पिग के अंदर। सुअर के अंदर कौन कौन से कवक हैं जो प्रभावित करते हैं, ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स, ट्राइकोफाइटोन ट्राइकोफाइट्स मेंटाग्रोफाइट्स। इसके अलावा ट्राइकोफाइटोन रूबेरम, ट्राइकोफाइटोन रूबेरम, ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम, ट्राइकोफाइटोन वेरुकोसम, माइक्रोस्पोरम कैनिस, माइक्रोस्पोरम कैनिस और माइक्रोस्पोरम नेनम, माइक्रोस्पोरम नेनम। ये तो आपको याद ही रखने हैं क्योंकि इनका कोई समझाने का कोई बात है नहीं। ये जो कवक के नाम है ये तो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। कई बार इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुअर के अंदर कौन सा प्रभावित करता है, हॉर्स के अंदर कौन सा प्रभावित करता है, गोट के अंदर, सीप के अंदर, और इसके अलावा केटल के अंदर कौन सा जो कवक है वो रोग उत्पन्न करता है या दाद उत्पन्न करने वाला रोग है। सही है। तो ये होगी ईटियोलॉजी। यहाँ पे आपको गोट के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है। गोट में एक विशिष्ट प्रकार का रोग और होता है। दाद के अलावा एक विशिष्ट प्रकार का रोग होता है जिसको बोला जाता है टेनिया वर्सिकोलर। टेनिया वर्सिकोलर ये विशिष्ट प्रकार का रोग होता है किसके अंदर, गोट के अंदर। ये भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये फंगल डिजीज है। कौन सा डिजीज है, फंगल।
फंगल डिजीज है, इसके जो लक्षण हैं वो बिल्कुल दांत के समान ही दिखाई देते हैं। इसके लक्षण क्या है? मुख्य रूप से दांत के समान ही दिखाई देते हैं और ये एक अलग ही प्रकार का कवक है जिसके द्वारा ये रोग होता है। कौन सा? टीनिया वर्सिकोरम। किसके द्वारा होता है? ये मलासेजिया फरफुर। मलासेजिया फरफर जिसको बोला जाता है, ये एक प्रकार का कवक है जिसके द्वारा टीनिया वर्सिकुलर, जो केवल गोट के अंदर होने वाला डिजीज है, ये दांत के समान ही अपने लक्षण दिखाता है और जिसके अंदर जो टीट्स जो होते हैं, पशु की जो थन है, उनके ऊपर दांत के समान संरचना बन जाती है। किसके ऊपर? थनों के ऊपर। केवल थनों के ऊपर ये संरचना दिखाई देगी। तो और जो भी संरचना दिखाई देती है वो दांत के समान ही होती है। तो इसमें अपन ध्यान रखना है कि गोट जो है, गोट के अंदर एक अलग से डिजीज होता है टीनिया वर्सिकोलर, जो मेलासोजाई फरफर के द्वारा ये रोग होता है और एक प्रकार का फंगल डिजीज है जो दांत के समान ही दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है इसकी एपिडेमियोलॉजी। फैलाव इसका किस प्रकार होता है? इसका फैलाव होता है एक प्रकार का कॉन्टाजियस डिजीज है। कौन सी डिजीज है? कॉन्टाजियस डिजीज। कॉन्टाजियस डिजीज का क्या मतलब होता है? जो संपर्क से फैलने वाला रोग, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्टाजियस डिजीज, जो एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में उसके कांटेक्ट के द्वारा भी जा सकता है, या इसको अपन कह सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट। दो प्रकार से होते हैं कांटेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो संक्रमित पशु है वो डायरेक्ट किसी स्वस्थ पशु के कांटेक्ट में आ जाए, तो उससे भी ये रोग हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा कारक उपस्थित हो। जैसे कि मान लो संक्रमित पशु है, उसका जो फंगस है वो किसी बर्तन के ऊपर चला गया, सही है, जो दूध निकालते समय किसी बर्तन के ऊपर चला जाता है और उसी बर्तन के अंदर किसी स्वस्थ पशु का दूध निकाला जाता है, तो उस बर्तन से होते हुए वो बर्तन अगर स्वस्थ पशु के कांटेक्ट में आता है तो ये फंगस जो होता है वो स्वस्थ पशु में भी चला जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो डिजीज है रिंगवर्म जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो स्वस्थ पशु के अंदर जा सकता है संक्रमित पशु से। इसके जो एपिडेमियोलॉजी में अपन ने पढ़ा कि जो कवक कई प्रकार के हैं वो स्पोर फॉर्मिंग कवक होते हैं। स्पोर फॉर्मिंग कवक मतलब इनका स्पोर प्रकृति में पाया जाता है, स्पोर यानी कि जिसको बीजाणु बोला जाता है, तो कई दिनों तक वातावरण के अंदर रह सकता है और स्वस्थ पशु को संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट, ये रोग जो है सर्दियों के अंदर अधिक होता है, सर्दियों में अधिक। इसके जो बीजाणु जो होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जहाँ पे अधिक नमी पाई जाती है। ऐसे स्थानों पर, अधिक नमी वाले स्थानों पर, अधिक नमी वाले स्थानों पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जूनोटिक डिजीज है, सही है, इसके बारे में अपन ने पहले देख लिया था जूनोटिक डिजीज। इसके बारे में इसका सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है अगर समय पर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, समय पर सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता है, अगर कुछ देरी हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, कई बार ऐसे डिजीज भी, ऐसे दाद भी उत्पन्न हो जाते हैं पशु के अंदर जो जिनको समय पर उपचार नहीं मिलता है, तो वो रोग बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं और पूरे शरीर के ऊपर भी फैल सकते हैं, सही है।
पूरे शरीर के ऊपर भी फैल सकते हैं, उस समय इस रोग का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो समय पर अगर सफलतापूर्वक इलाज अगर इसका प्रारंभ कर दिया जाए तो इसका इलाज संभव है। तो ये होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव। नेक्स्ट आता है इसकी पैथोजेनेसिस, रोगजनकता। रोगजनकता पैथोजेनेसिस। अब रोगजनकता कैसे, किस प्रकार इसका फैलाव होता है, या अपन कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जाके क्या क्या रोग उत्पन्न करता है, कैसे कैसे कौन कौन सी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले तो स्पोर जो है वो पशु के स्किन के ऊपर जाते हैं। स्पोर जो होते हैं वो किसी भी वजह से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी वजह से स्किन के ऊपर जाते हैं। इसके स्किन के ऊपर जाने के बाद ये त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले क्रिएटिन युक्त ऊतक, क्रिएटिन युक्त जो ऊतक होते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। अब क्रिएटिन युक्त ऊतक कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये ऊतक कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, केराटिनाइज्ड टिश्यू जिसको बोला जाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये एक प्रकार से स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो त्वचा की लेयर होती है, त्वचा की एक परत होती है। आपको पता होगा त्वचा जो होती है वो कई लेयर से बनी होती है, तो उसकी सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो केराटिनाइज्ड युक्त होती है, जिसके अंदर केराटिन के कण इसके अंदर पाए जाते हैं। सही है, तो उसको ये प्रभावित करता है। इसके अलावा केराटिनाइज्ड ऊतक में हेयर फाइबर्स जिसको बोल सकते हैं, बालों के जो रेशे होते हैं उनको प्रभावित करता है। तो ये दो प्रकार के केराटिनाइज्ड ऊतक हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम और साथ में हेयर फाइबर्स, इनको ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इनके अंदर संक्रमण उत्पन्न करता है, इनके अंदर क्या करता है, संक्रमण उत्पन्न करता है। और संक्रमण के बाद धीरे धीरे जो है धीरे धीरे बाल गिरने लग जाते हैं। अब ये धीरे धीरे बाल गिरते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलोपेशिया। इसको क्या बोला जाता है, एलोपेशिया। मतलब बालों का गिरना क्या कहलाता है, एलोपेशिया। संक्रमण होगा, संक्रमण की वजह से जिस स्थान पर संक्रमण है उस स्थान पर धीरे धीरे जो है पशु के बाल गिरने लग जाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एलोपेशिया। अब इसके बाद में कवक जो है वो शाखाओं के रूप में वृद्धि करता है। उसके बाद में जिस स्थान पर कवक के स्पोर पाए जाते हैं उस स्थान पर कवक शाखाओं के रूप में वृद्धि करता है, शाखाओं के रूप में वृद्धि करता है। जैसे कि किसी स्थान के ऊपर, किसी त्वचा के किसी स्थान पर मान लो कवक उपस्थित है, तो वो बाहर की तरफ जाएगा, ग्रोथ करते करते बाहर की तरफ जाएगा। सही है, उस केंद्र से जहां पर पहले उपस्थित था उससे ग्रोथ करते करते बाहर की तरफ जाएगा और जो एरिया होता है वो दाद युक्त बन जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि कवक जो है वो शाखाओं के रूप में वृद्धि करता है। उस स्थान के ऊपर कवक है, शाखाओं के रूप में वृद्धि करता है। और उस वृद्धि करने के बाद उस स्थान पर क्या होते हैं, पपड़ी नुमा परत बन जाती है, पपड़ी नुमा परत का निर्माण, जिसे आप नॉर्मली रूप से दाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दाद कहते हैं, जो कि सूखी होती है, सूखी पपड़ी नुमा परत ये होती है। सही है।
अब ये कवक जो होता है वो उस स्थान पर जहाँ पे कवक अपनी शाखाएं बढ़ा रहा है, अपनी वृद्धि कर रहा है, उस स्थान के ऊपर क्या करता है, श्वसन करता है, वायव्य श्वसन जिसको कहते हैं। तो कवक क्या है, वायव्य श्वसन करता है। कवक है वायव्य श्वसन करता है उस स्थान पर, जिस स्थान पर उसने पपड़ी नुमा संरचना बनाई है, धातु का निर्माण किया है, उस स्थान पर क्या करता है, धीरे धीरे ये वायव्य श्वसन करता है। और जैसे ही वायव्य श्वसन करता है तो जो केंद्रक वाला पार्ट है, केंद्र वाला भाग, उस दाद का केंद्र का जो भाग है, उस केंद्र के भाग में अवायवीय श्वसन उपस्थित होता है। मतलब केंद्र वाला भाग है उस वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और केंद्र का जो भाग है वहां पे कवक मृत हो जाते हैं। केंद्र वाले भाग में कवक मृत हो जाते हैं, कवक मृत हो जाते हैं। और इसकी परिधि वाला भाग है, परिधि वाला जो भाग है उस स्थान पर कवक क्या करते हैं, वायव्य शोषण करते हैं। ये वायव्य शोषण कौन से स्थान पर करते हैं, परिधि वाले भाग में। परिधि वाले भाग में क्या करते हैं, वायव्य शोषण करते हैं। अब ये कैसे होता है अपन आगे देख लेंगे। क्या करते हैं, वायव्य शोषण करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो ये त्वचा है, अपनी त्वचा है, यहाँ पे पहले सबसे पहले स्पोर यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले मैंने बताया तो आपको, स्पोर जो होता है स्किन के ऊपर चला जाता है और सबसे पहले मान लो यहाँ पर उपस्थित है। अब मैंने आपको बताया कि इसकी जो वृद्धि होती है वो शाखाओं के रूप में होती है। जैसे कि ये कवक वृद्धि करेगा ऐसे, बाहर की तरफ वृद्धि करेगा, बाहर की तरफ वृद्धि करेगा, और जिस भी एरिया में ये वृद्धि करता है उस एरिया के ऊपर पपड़ी नुमा संरचना बढ़ाता रहता है, और वहाँ पे जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, गिरते जाते हैं। तो ये वृद्धि करता रहता है, आगे से आगे वृद्धि करता रहता है, सही है, ऐसे ऐसे वृद्धि करता है। एक अपन कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूग रूप में ये वृद्धि करता है। और यहाँ पे जो कवक है, यहाँ पे जो कवक है वो तो है जीवित। यहाँ पे जो कवक है, जो बाहर की तरफ परिधि की तरफ जो कवक उपस्थित है वो तो जीवित है, लेकिन जो सेंटर में जो कवक है यहाँ पे वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मरते जाते हैं, धीरे धीरे मृत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाती है। सेंटर के ऊपर ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाती है, जिस वजह से इस सेंटर का जो भाग है उस भाग में जो भी कवक पाए जाते हैं वो मृत होते जाते हैं, और बाहर की तरफ जो परिधि की तरफ जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। वो जीवित होते हैं और आगे से आगे अपनी वृद्धि करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये ऐसे ही फैलता जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, दाद आपने देखा होगा, पहले छोटा सा होता है, उसके बाद में अगर उसका इलाज ना करें तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा एरिया में, स्किन के एरिया को कवर कर लेता है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कवक की वृद्धि कैसे होती है, शाखाओं के रूप में होती है, पपड़ी नुमा संरचना या बनाता जाता है, और वायव्य शोषण ये तो करता है वायव्य शोषण, और यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने की वजह से जो पशु होता है, सॉरी जो कवक होता है या बीच में, वो मृत हो जाता है। तो केंद्र वाले भाग में कवक जो होते हैं मृत होते जाते हैं, और परिधि वाले भाग के जो है, बाहर के जो सर्कल के भाग का जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते हैं और वायव्य शोषण करते रहते हैं। इसके अलावा कवक जो है वो नमी वाले, ये तो होगी सी पैथोजेनेसिस, सही है। नमी वाले भाग में, नमी, अधिक नमी और अधिक क्षारीय भाग में, अधिक नमी व अधिक क्षारीय भाग, अधिक क्षारीयता की कंडीशन में कवक ज्यादा वृद्धि करता है, अधिक क्षारीयता में ज्यादा वृद्धि करता है। कवक की बात करें तो अधिक नमी वाले भाग में और अधिक क्षारीयता वाले भाग में कवक जो होता है वो ज्यादा वृद्धि करता है। अगर भाग एसिडिक ज्यादा हो, मतलब अम्लीयता ज्यादा हो, तो उस समय कवक वृद्धि नहीं कर पाता है, एसिड से इस कवक को मारा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखनी है, अधिक नमी वाला भाग और अधिक क्षारीयता की कंडीशन में जो कवक है ज्यादा वृद्धि करता है। इसके अलावा जो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा होता है रोग, बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। अगर वयस्क की बात करते हैं, वयस्क में कम होता है,
वयस्क में कम होता है। अब वयस्क में कम होने की वजह क्या है? वयस्क में धीरे धीरे स्किन के अंदर सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है जो पसीना उत्पन्न करती है, वो साथ ही साथ अम्ल भी उत्पन्न करती रहती है जो पसीने के साथ बाहर निकलता रहता है। वयस्क की मैं बात कर रहा हूँ। वयस्क में जो ग्रंथियां पाई जाती है, त्वचा की ग्रंथियां, सीबेसियस ग्लैंड जो होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है और ज़्यादा पसीना उत्पन्न करती है, और उस पसीने के अंदर ज़्यादा अम्ल उत्पन्न होता है, और उस अम्ल की वजह से वो अम्ल जो है वो वयस्क के अंदर दाद होने से रोकता है। सही है। और बच्चों के अंदर ये ग्रंथि जो होती है कम विकसित होती है, जिस वजह से इनके अंदर ज़्यादा दाद उत्पन्न होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 2 से 4 दिन का। इस रोग का संक्रमण के 2 से 4 दिन के बाद में ये रोग दिखाई देने लग जाता है या दाद की कंडीशन देखने को मिलती है। कई बार ये रोग जो है वो 2 से 5 महीने में स्वतः ही ठीक हो जाता है, स्वतः ही ठीक हो जाता है। अगर ये और भी ज़्यादा लंबा चला तो फिर ये क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है इसकी। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्लिनिकल साइन देखेंगे, इनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं वो अपन देखेंगे।